हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री पर। जी हाँ, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था ट्रिक जिससे हम ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की भी ट्रिक आप सबको याद होगी और ज्योमेट्री भी बताने की, यानी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके जो लोन पेयर्स हैं उस पर हमने हाथ रखना था और फिर जो हमें ज्योमेट्री देखने को मिलती है हम उसे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो तो चलो मैं कहूँ भी टाइप्स हमने स्टडी करी थी भी, हाँ जी ये होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ लेके आए हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से हमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर स्टूडेंट्स और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है भी ज्योमेट्री बताइए और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो ट्रिक तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है NH3। हम सिंपल से लेकर थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहला मैं सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवा भी चुकी हूँ आई गेस, लेकिन फिर भी अब आपको मैं कहूँगी भी वीडियो को पॉज करेंगे। NH3 की हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करनी है और फिर NH3 की हमें ज्योमेट्री बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला रोल क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने के लिए, हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर का पता होना ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी तक एटॉमिक नंबर्स याद नहीं हुए हैं तो वो सेकंड चैप्टर में जाकर, थर्ड चैप्टर में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक करवाई है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी तो हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p3। अब अगर मैं आपसे पूछूं आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए जो फर्स्ट शेल है 1s वाला, ये होता है हमारा फर्स्ट शेल। जैसे कि ये मेरा न्यूक्लियस है, आपको देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट शेल में मैं बोल रही हूँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये और ये हमारे हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर आता है सेकंड शेल। सेकंड शेल में देखिए, सेकंड शेल में s के हैं 2 और p के हैं 3, मतलब टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। मैं हर बार क्लियर करती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट वाली शेल होती है। अब ये जो अंदर वाली शेल है ये होती है n=1 और ये बाहर वाली कौन सी है, n=2। तो ये n=1 वाला है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये वाला जो है ये n=2 वाला है जिसमें 2 तो s के इलेक्ट्रॉन्स है और 3 p के हैं, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर आप देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन, एटॉमिक नंबर को ही टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जो बाहर वाले शेल में है यानी कि सेकंड शेल में है, कितने हैं, 2 और 3 5, टोटल कितने हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो डिफाइन करते हैं। अब नाइट्रोजन के कितने हैं 5, और हाइड्रोजन के केस के लिए मैंने आपको ट्रिक में बताया था 7 लेने हैं। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं 3, तो 3 इंटू हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 7 कर देंगे। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी मेरा क्या आएगा, 5 + 21 यानी कि 26। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप तो ये होता है भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। सेकंड स्टेप क्या होता है, बेस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए। तो ये तो मेरा था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं मैंने इसे किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। अब देखिए या तो आप छोटे बच्चों की तरह वो डिवाइड करने वाला कर लीजिए या आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। 8 3 सा 24 होता है और 8 4 सा क्या होता है स्टूडेंट्स 32 होता है। तो 26 कैसे आएगा, ऑब्वियसली छोटा चाहिए इससे, तो 3 पर भेजेंगे तो 24 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। या तो आप इसे इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कोई इशू नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रही थी। देखिए अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ तो पहले 3 के टेबल पे गया 24, रिमाइंडर आ गया 2। क्वेश्चन क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 2, तो मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन है 3, रिमाइंडर है 2। जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स वो किसे बताता है, वो होता है हमारा बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन क्या होता है हमारा,
बॉन्ड पेयर होता है स्टूडेंट्स। और जो रिमाइंडर आ जाता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ से क्या गया रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को हमें फर्दर किससे डिवाइड करना होता है 2 से। जब हम रिमाइंडर को 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। और ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है लोन पेयर, जिसे मैंने LP से लिखा है। इतना क्लियर है? मैंने क्या किया है देखिए, आपको फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मतलब जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए। तो NH3 के केस में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, हाइड्रोजन का मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था 7 लेना है, 1 नहीं लेना है। तो 7 लेंगे, 7 × 3 करेंगे, 21 + 5 कितने हो जाएंगे 26। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी आ जाते हैं आपको उसको 8 से डिवाइड करना है। मैंने इसे 8 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर आया 2। देख सकते हैं क्वेश्चन है 3, रिमाइंडर है 2। जो भी हमारा क्वेश्चन होता है वो बताता है बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो 3 हुए हमारे बॉन्ड पेयर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लोन पेयर्स कितने हैं स्टूडेंट्स, तो जो रिमाइंडर आएगा उसे आप फर्दर 2 से डिवाइड कीजिए। अब ये रिमाइंडर हमारे 2 आया तो मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, तो मेरा क्या आ गया आंसर 1 आ गया। अब ये 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा लोन पेयर हो जाएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, मैं वहाँ पर जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके नीचे ही आपको करके दिखाती हूँ, यहीं पर बता देती हूँ। अब क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। इसका मतलब क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जब आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाएगा। अब लोन पेयर स्टूडेंट्स कितने आए हैं, लोन पेयर आए हैं 1 और बॉन्ड पेयर आए हैं 3, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 4। और आपको मैंने बताया था अभी, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हो जाएंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp, 3 हो जाएंगे कौन सी sp2, सिमिलरली 4 हो जाएंगे तो कैसे हो जाएगी sp3। अब मैंने ये कैसे लिखा, इसमें भी अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देखिए। 4 कैसे लिखेंगे, s एक ही होता है हमेशा से, s का एक ही ऑर्बिटल होता है, तो s तो भर दिया, एक s हो गया, कितने रह गए 4 में से 3 रह गए, तो p के भी 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए p को भी हमने 3 भर दिया। अगर मान लो यहाँ 5 होता तो क्या हो जाती, sp3d हो जाती। ठीक है, 4 है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अब ये तो स्टूडेंट्स मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर ली मेरी ट्रिक से। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, इसकी ज्योमेट्री कैसे दिखती है। तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, ये जो ऊपर मैंने बनाया है डायग्राम, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं क्या करने लगी हूँ, जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं मैं इसे भी इरेज कर रही हूँ। ठीक है, मेरे को लगता है अभी तक तो आधे बच्चों ने तो ज्योमेट्री ड्रॉ भी कर दी होगी इसकी। है ना स्टूडेंट्स। सो अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे पास क्या आए हैं, मेरे पास 4 आए हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब सबसे पहले जब भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लेंगे, आपको सबसे पहला काम है भी ज्योमेट्री उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कीजिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप सबको याद होगी तो क्या है, NH3 है तो क्या होगा, n बीच में होगा। ठीक है, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा और एक H कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब ये तो मैंने क्या किया, ये मैंने 3 बना दिए हैं स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और लोन पेयर क्या होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये होगी भी, एक तो ऊपर है मॉलिक्यूल और 3 नीचे जो है ये क्या है, एक प्लेन में है स्टूडेंट्स। ये 3 नीचे वाले H जो है ये एक प्लेन में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिड वाले को हम थोड़ा सा ना टिल्ट करके बनाते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये आगे की साइड होता है, क्योंकि ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे की साइड होता है, इस वजह से हम इसे थोड़ा टेढ़ा करके बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कह रही हूँ। तो जैसे ये H है तो ये ऐसा है थोड़ा टेढ़ा करके। ठीक है, ये क्या किया है, मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया है। क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि ये तीनों H क्या है, एक प्लेन में है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, 3 H तो बना दिए, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर बना दिए। अब लोन पेयर आ रहा था तो लोन पेयर हम एक ऐसी पोजीशन पर लगाते हैं जहाँ पर क्या होती है, मिनिमम रिपल्शन होती है, और ऊपर क्या होती है, मिनिमम रिपल्शन। तो ऊपर मैंने क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया स्टूडेंट्स। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, NH3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगर मैं नॉर्मल sp3 का आपको बताऊँ, जो नॉर्मल होता है बेसिकली, जैसे मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए मॉलिक्यूल है और ये sp3 स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो ऐसे ये ऐसे प्रेजेंट होगा।
मतलब एक मॉलिक्यूल ऊपर होगा और 3 वाले जो नीचे H हैं, ये मतलब H कह रही हूँ, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो एक प्लेन में होंगे। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या था, आपको 3 बॉन्ड पेयर देखने को मिल रहे थे और एक लोन पेयर। तो हम लोन पेयर चाहे तो यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक H होने के कारण उनमें रिपल्शन होने लग जाती, क्योंकि वो पास था। इस वजह से हमने इसे इस पोजीशन पे रखा, इस वाली पे। चाहे मैं यहाँ रख देती लोन पेयर, यहाँ रख देती, यहाँ रख देती, लेकिन पास वाले एटम की वजह से उस पर रिपल्शन लगती। रिपल्शन लगने के कारण वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ रखूँगी तो मिनिमम रिपल्शन है और ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो मुझे एक्चुअल sp3 से देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, ये मेरा कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जो आपको CH4 के अंदर देखने को मिलेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। अब होना तो टेट्राहेड्रल चाहिए था, क्योंकि टेट्राहेड्रल का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, एक बार मॉलिक्यूल को बनाओ, फिर उस पर लोन पेयर्स पे हाथ रखो और फिर स्ट्रक्चर देखो। अब स्ट्रक्चर देखो क्या है, 3H है और ये एक ट्रायंगल में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, या फिर इसे हम पिरामिडल भी कहेंगे। तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पिरामिडल। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों है, ये स्ट्रक्चर sp3 है तो इसे टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी बताया था भी, अगर किसी भी क्वेश्चन में लोन पेयर्स आ जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन अगर उसके अंदर लोन पेयर्स नहीं हैं स्टूडेंट्स, 0 लोन पेयर्स हैं, तो वो सेम एज इट इज स्ट्रक्चर होगा जैसे हाइब्रिडाइजेशन में है। अब इस केस में हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इस स्ट्रक्चर से मैच नहीं करेगा। ये एक आपको हिंट दे रहा है भी, ये स्ट्रक्चर से मैच नहीं करेगा क्योंकि लोन पेयर आ गया है। और लोन पेयर को कभी भी शेप में काउंट नहीं करते, तो उस पर हाथ रखेंगे और नीचे वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें एक पिरामिड देखने को मिलेगा, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो है SF6 स्टूडेंट्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मैं आपको ये, हालांकि शायद मैंने NH3 वाला केस करवा दिया है प्रीवियस लेक्चर में, बट मैं फिर से इन डिटेल क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जो इसके बाद क्वेश्चन आएंगे SF6 के बाद, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको पहले ये ईजी क्वेश्चन से एक बार डील करवाया है। अब जैसे कि क्वेश्चन है SF6, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे SF6। कैसे, सबसे पहले निकालिए हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको मैंने ट्रिक दी थी। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा SF6 का स्टूडेंट्स। अब सबसे पहला काम इसके अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है और उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं स्टूडेंट्स। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस फ्लोरीन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में 7 इंटू कितने फ्लोरीन है 6 है, तो 7 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 6 + 42 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 48। अब हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा भी 6 8 जा 48 ही होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आएगा 6 और लोन पेयर आएंगे 0, है ना। क्वेश्चन क्या आया, 6। क्वेश्चन क्या बताता है, बॉन्ड पेयर बताता है। तो अब देखिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर किसके इक्वल होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के। ये है 6, ये है 0, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, S1 5 रह गए, 3 और लगा दो, P में 3 ही आ सकते हैं, कितने हो गए 4, 6 में से 4 लग गए, कितने रह गए 2, तो sp3d2 ये हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट्स sp3d2 में आप देखिए लोन पेयर तो है ही नहीं, 0 है। तो मैंने कहा था अगर आपको लोन पेयर नहीं मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी जैसे कि हमने इसमें देखी थी, मतलब इसका स्ट्रक्चर सेम होगा जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन से प्रिडिक्ट होता है। तो sp3d2 का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल स्टूडेंट्स। याद होगा आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है, सल्फर ऐसे होगा, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर और एक कहाँ हो जाएगी स्टूडेंट्स, नीचे हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा SF6 के केस में, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, इसीलिए जो हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ लोन पेयर हो जाता तो इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल नहीं होता।
क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हम देखने लगे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा, अब उससे पहले आप इसे नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, I3 नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था अगर किसी भी स्पीशीज़ पे स्टूडेंट्स नेगेटिव आ जाए तो उसको ऐड करोगे और पॉजिटिव आ जाए तो उससे माइनस करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो I3 नेगेटिव में सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैं टोटल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी इलेक्ट्रॉन्स लिख देती हूँ। कितने होंगे देखिए, आयोडीन के अंदर 7 होते हैं आउटरमोस्ट में, तो 7 इंटू कितने आयोडीन है, 3 है। और ऊपर वाला जो माइनस है उसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक और जोड़ दो। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, ऑपोजिट साइन करना है। तो 7 इंटू 3 होते 21, 21 और 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 22। तो पहला स्टेप तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने। अब इस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पर जाएगा, है ना। और यहाँ से हमारे पास आएगा 6 आ जाएगा रिमाइंडर। एज अ रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एज अ रिमाइंडर हमारे पास 6 आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा हमारे पास 2। क्वेश्चन क्या बताता है, बॉन्ड पेयर के बारे में बताता है और रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है। तो 3 हमारा क्या आ गया, लोन पेयर। अब सेकंड स्टेप भी हो चुका है, हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर लिए हैं। कैसे, एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें पता है आयोडीन के केस में 7 होते हैं, है ना, और यहाँ 3 आयोडीन है तो 7 इंटू 3 हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी लेकिन कोशिश कीजिएगा भी आप क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन के केस में क्या है, 7 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 है तो 7 इंटू 3, माइनस का साइन है तो प्लस कर दिए, 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गए। क्वेश्चन बताता है बॉन्ड पेयर के बारे में, रिमाइंडर आया है 6 जिसे फर्दर हम 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा क्या आ गया, लोन पेयर आ गया 3। अब आता है टोटल नंबर ऑफ मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हमारे पास है 2 और लोन पेयर है 3, तो क्या आंसर आ गया 5। और ये वाली हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, 5 हाइब्रिडाइजेशन हमारी होती है sp3d। कैसे होती है 5, देखिए यहाँ पर पहले s मतलब 1, अब कितने रह गए, 4 रह गए, 3 p में और 1 d में, यानी कि sp3d हो जाएगी। क्लियर है, पक्का क्लियर है। लिखनी तो आती है ना, अगर किसी स्टूडेंट्स को याद नहीं है तो मैं उन्हें याद भी करा दूं भी। अगर आपकी 2 होती है, ठीक है, 2 अगर आपका आता है आंसर इस केस के अंदर तो sp होगी, बस 1 और 2 हो गया। 3 होता है तो क्या होता है, sp2 होता है 1 और 2 p के 3। 4 हो तो क्या होता है, sp3 होता है। 5 हो तो क्या होता है, sp3d होता है। ऐसे फर्दर आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब यहाँ 5 है तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, sp3d आ जाएगा। क्लियर है। अब sp3d का स्ट्रक्चर बनाना है और I3 नेगेटिव है, तो आपको अगर मैं याद करवाऊँ sp3d का स्ट्रक्चर यहीं पर हल्का से देख लेते हैं। चलो यहीं देख लेते हैं कैसे, जैसे ये आयोडीन है ना, तो ये नहीं, यहीं देख लेते हैं, बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा। ये आयोडीन है, एक मतलब तीनों ही आयोडीन है, तो कोई भी एक सेंट्रल एटम ले लीजिए, ठीक है। अब ये आयोडीन स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा, एक तो ट्रायंगल नीचे बनता था और एक मैं कहती थी एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। देखो कैसे, एक ऊपर एक नीचे और एक बनेगा ऐसे ट्रायंगल, याद है। ये सेंट्रल एटम है, एक ऊपर एक नीचे, एक सामने और 2 पीछे, जो ये बनेगा हमारा ट्रायंगल बनेगा और ये ऊपर और नीचे बन जाएगा। तो अब इस केस में देखो, एक आयोडीन तो लगा दिए, 2 आयोडीन रह गए। अब आयोडीन हम ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां मिनिमम रिपल्शन होगी, ठीक है। तो एक आयोडीन कहाँ लग जाएगा स्टूडेंट्स, एक आयोडीन ऊपर लग जाएगा, एक आयोडीन नीचे लग जाएगा। अब 2 बॉन्ड पेयर तो हो गए, लेकिन देखो यहाँ 3 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर को हम मिनिमम रिपल्शन पे लगाते हैं। पहला लोन पेयर यहाँ, दूसरा लोन पेयर यहाँ और तीसरा लोन पेयर स्टूडेंट्स यहाँ। तो 3 लोन पेयर को पहले लगा लो या बॉन्ड पेयर को लगा लो, इट इज़ अप टू योर विश, लेकिन लोन पेयर को हमेशा मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर लगाना है। तो लोन पेयर हमेशा यहीं लगेंगे। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने प्रॉपरली भी एक्सप्लेन किया है। लोन पेयर हम इस ट्रायंगल पे लगाएंगे क्योंकि इस ट्रायंगल पर क्या होती है, मिनिमम रिपल्शन होती है। अब देखो लोन पेयर पर हाथ रखो और बताओ कौन सी शेप होगी, ये होगी एक स्ट्रेट सी शेप होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये कौन सी शेप हो जाएगी, हमारी लीनियर शेप हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, sp3d की कौन सी शेप हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी। आप इसे नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। अब हम देखने लगे हैं हमारा जो 4th क्वेश्चन है IF5।
यस स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाने लगी थी, लेकिन मैंने अब आपके लिए कुछ लेके आई हूँ क्वेश्चंस। हाँ जी, ये होमवर्क आप करोगे तो सॉल्व लास्ट में, लेकिन उससे पहले आपको ये देखने होंगे क्वेश्चंस जो मैं लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगी और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क, ठीक है। और इन होमवर्क का जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करूँगी, ट्राई नहीं चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके सॉल्यूशन दे दूँगी, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन की शेप्स हैं तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस दूंगी, 4 क्वेश्चंस तो ये वाले हैं स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन नंबर 12 है जो इसके बाद आपको दूंगी। तो आपने इनकी मुझे शेप बतानी है और इनकी मुझे आपने क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है IF5, क्वेश्चन नंबर 5 है TeCl4, ये टेल्यूरियम है, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला है ना, सो TeCl4। उसके बाद देखिए 6th है ClO2 नेगेटिव और लास्ट है स्टूडेंट्स Xenon O3। क्लियर है, ये 4 तो करने ही करने हैं और एक 12th क्वेश्चन है वो बाद में आपको दूंगी। सो अब ये इसे आप नोट कर लीजिए क्वेश्चंस वालों को। अब देखिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7 तक तो यहाँ पर हो गए। क्वेश्चन 8 है IF4 पॉजिटिव। मैं कहूँगी पहले इन क्वेश्चंस को देख लो फिर उसे सॉल्व करना, ठीक है। अब IF4 पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अब मैं फटाफट से करवाऊंगी क्योंकि अब हम कर चुके हैं इस चीज़ को, हम इस चीज़ पर टाइम नहीं लगाएंगे। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, फ्लोरीन के भी कितने होते हैं 7, और कितने फ्लोरीन है 4, तो 4 × 7। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 6 और 28, यानी कि हमारे हो जाएंगे 34। अब इस 34 को आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। बस गलती यहाँ नहीं करनी, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 4 पर और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 क्या है हमारा बॉन्ड पेयर जो कि क्वेश्चन है, और रिमाइंडर को हमें फर्दर 2 से डिवाइड करना है, तो 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये रिमाइंडर है, ये क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर कितने हैं 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3d हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो देखो ड्रॉ कैसे करना है। सेंट्रल एटम कौन सा है, हमारा आयोडीन है। अब कितने हैं हमारे पास, 4 फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर है। क्या है हमारे पास, 4 फ्लोरीन है 1 लोन पेयर है। आपको याद है 5 वाली कौन सी होती है, 5 वाली ये वाली होती है ना। अब हमें देखो लोन पेयर कहाँ पर लगाना है, एक मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर, और मैंने आपको पहले भी बताया था भी या तो इसे यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ, और यहाँ पर जो होती है मिनिमम रिपल्शन होती है, तो लोन पेयर यहाँ लग गया और बाकी जगह क्या लग जाएगा, F लग जाएगा, है ना। अब ये तो हमने क्या कर दिया, 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर को अरेंज कर दिया। अब इसकी ज्योमेट्री बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर वाले के ऊपर क्या रखेंगे, हाथ रखेंगे और इसकी ज्योमेट्री बताएंगे। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, सीसॉ ज्योमेट्री हो जाएगी। कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, सीसॉ ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को फटाफट से पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, मैं आपको फिर से बताती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले। यहाँ पॉजिटिव था तो -1 कर दिया, उसके अंदर 34 आ गया। इसे 8 से डिवाइड कर दिया, एक आएगा क्वेश्चन, एक आएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन बताता है बॉन्ड पेयर, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा लोन पेयर। इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और उसी से हमने बता दी हाइब्रिडाइजेशन। फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने पहले ड्रॉ करी, फिर लोन पेयर्स लगाए, फिर लोन पेयर पर हाथ रखे और उसकी क्या बता दी, शेप बता दी, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट कौन सा है, 8th तो हो गया, सेकंड है XeOF4 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसे रेज कर देती हूँ। अब आप फटाफट से साथ साथ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, फिर चेक कीजिए मेरे साथ। वीडियो को पॉज करके आप ऐसे भी कर सकते हो, भी पहले खुद से ट्राई कर लिया और फिर मेरे साथ क्या कर लिया, मैच कर लिया, तो वो और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। अब है 9th क्वेश्चन, वो है XeOF4। अब स्टूडेंट्स ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, मतलब वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ज़ेनॉन में तो होते हैं 8, प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस फ्लोरीन के अंदर कितने होते हैं 7, और टोटल फ्लोरीन कितने हैं 4, तो 7 × 4 हो जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 14 + 28 यानी कि 42। कैसे किया देखो, ज़ेनॉन के अंदर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, ऑक्सीजन के अंदर 6 और फ्लोरीन के अंदर 7, 4 फ्लोरीन है तो 4 × 7 हो गया। टोटल कितने आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 42 आगे। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट्स फर्दर 8 से डिवाइड करो,
ठीक है। तो पहले आप 5 पर भेजोगे, है ना, और 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो 5 आपको क्वेश्चन है जो कि क्या बताता है, बॉन्ड पेयर के बारे में। अब रिमाइंडर 2 आया है, इसे फर्दर किससे डिवाइड करना है, 2 से। ये क्या आ गया हमारा, लोन पेयर आ गया। कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, उसे मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन बताता है बॉन्ड पेयर के बारे में और रिमाइंडर बताता है हमें लोन पेयर के बारे में। रिमाइंडर को फर्दर डिवाइड करो 2 से, तो लोन पेयर आ जाएगा, 1 आ गया। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 5 + 1 कितने हो गए, 6 हो गए स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपने इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले सेंट्रल एटम हमारा जिनॉन है। तो आपको एक बात बता दूँ, जिनॉन में आउटर मोस्ट में बोला 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 8 ही बॉन्ड बनने चाहिए, क्योंकि ठीक है ये 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक तो इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया और 4 फ्लोरीन के साथ बनाए हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार इसको देखो, एक बार इसे अच्छे से रीड करो, आपको ये बहुत ईजिली ना क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें मतलब डाउट वाली वैसे कोई शंका नहीं है, तो मैं इसे सेंटर में पहले बना के दिखाती हूँ, फिर आपकी ये चीज़ क्लियर करूँगी। तो पहले मैंने जिनॉन बनाया, मान लो मैं इसके ऊपर ऐसे दिखा देती हूँ, इसके ऊपर 6 वाले का वैसे स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो A B C, ये 6 वाले का बनता है बेसिकली ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 1 लोन पेयर है, तो मैंने क्या किया, पहले तो FF वाले सारे लगा दिए, F 4 हैं, 4 वो लगा दिए, 1 ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड से वो लगा दिया। अब क्या बचा, 1 लोन पेयर बचा, तो मैंने लोन पेयर नीचे लगा दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्यों किया, क्योंकि गिनो इसे, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब अगर मैं 1 ऑक्सीजन के साथ करूंगी तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वजह से ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो सबसे पहले आप फ्लोरीन लगा, सबसे पहले आप लोन पेयर लगाओ, फिर आप फ्लोरीन लगा दो, फिर आप लगाओ जो बॉन्ड्स गिनो, बॉन्ड्स कितने हैं, और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। दोबारा बताती हूँ, देखो हमने इसको इस वे में अरेंज करना है, बीच में मैंने लगाया जिनॉन, फिर मैंने लगाया लोन पेयर। अब क्या बचता है मेरे पास, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन थे तो मैंने चारों पोजीशन उनको दे दी। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। अब चाहे तो मैं 1 बॉन्ड लगा देती, लेकिन जब मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5, यहाँ लोन पेयर थे ना, 6 7 थे, लेकिन जिनॉन में 8 होते हैं, इस वजह से डबल बॉन्ड लग गया। और ये इसकी क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी। अब देखो इस लोन पेयर पर हाथ रखो स्टूडेंट्स, और कौन सी शेप आपको देखने को मिलेगी, ये इससे ऐसे जुड़ा होगा, ये भी इससे ऐसे जुड़ा होगा, तो ये हमारी क्या है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हमें देखने को मिलेगी। कौन सी शेप हमें देखने को मिलेगी, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसे नोट करेंगे। अब हम देखने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसे मैं इरेज कर देती हूँ तब तक, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर इरेज कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है स्टूडेंट्स, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर मेरे से क्या करना है, मैच करना है। इससे क्या हो जाता है, चेक हो जाता है कि आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। और पता साथ के साथ चेक हो जाता है तो फ़ायदा भी है उसका, गलती अभी करेक्ट हो जाएगी, पेपर में तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो कभी भी मैं क्वेश्चन दूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ भी पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर मेरे साथ चेक करो भी आपका तरीका और मेरा तरीका क्या सही है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ZeO2F2, फिर से वैसे करेंगे, जिनॉन के अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के कितने आउटर मोस्ट में होते हैं, वैलेंस में 6 होते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 6 हो जाएगा, प्लस फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं, और कितने फ्लोरीन हैं, 2 हैं, तो 2 × 7, तो इसे ऐड करेंगे 8 + 12 + 14 20 और ये 34, कितने आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, 34 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आगे। अब हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करेंगे, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 के टेबल पे गया और 2 रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन क्या आया, 4। क्वेश्चन क्या बताता है स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर के बारे में बताता है, और रिमाइंडर जो आया उसे फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, लोन पेयर। कितने लोन पेयर आ गए, 1 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को ऐड करो, 4 + 1 कितना आ गया, 5। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, sp3d हो जाएगी। अब इसका स्ट्रक्चर जो नॉर्मल देखने को मिलता है वो क्या होता है, वो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब आपने क्या करना है, जिनॉन को बीच में लगाना है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आप बना लोगे। अब देखो कितने लोन पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली लोन पेयर तो यहीं पर आएगा। अब क्या रह गया, 4 बॉन्ड पेयर रह गए, 2 तो अपने ऑक्सीजन के साथ और 2 फ्लोरीन के साथ लगाने हैं। तो अब देखो फ्लोरीन को हम यहाँ पर करेंगे,
ठीक है, अब क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया। तो गिनो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, अभी भी 2 की कमी है, तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक बार नीचे वाला जो है इसको इरेज कर देती हूँ, ये नोट कर लो, B4 + 1 5 होता है, यानी कि sp3d स्ट्रक्चर होता है ना। ये देखो अभी आपको दिखाती हूँ, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनना चाहिए था। यहाँ लोन पेयर लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन होती है, तो यहाँ लोन पेयर तो लग गया। अब एक F ऊपर एक F नीचे लगा दिया। अब ऑक्सीजन लगाना था, तो अगर एक एक लगाती हूँ तो काउंट करूँ तो 6 होते हैं, लेकिन टोटल 8 चाहिए, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर पे हाथ रखेंगे और इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा सीसॉ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, सीसॉ स्ट्रक्चर है। क्लियर है, पक्का। अब अब देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। सो ये स्टूडेंट्स अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए SnCl6 ट्वाइस नेगेटिव। Sn के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ठीक है। ये था कहे शिवजी सुने पार्वती, है ना, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे। Cl के आपको पता है 7 ही होते हैं, और कितने हैं टोटल, 6 हैं, तो 7 × 6, और -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐड करेंगे 6 + 42, यानी कि हमारे 48 हो गए, है ना। अब हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने 8 से डिवाइड करना है, जो पूरे किस पे जा रहे हैं, हमारे 6 पर जा रहे हैं। और लोन पेयर कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लोन पेयर आ रहे हैं 0। तो ये 6 क्या है, हमारा क्वेश्चन है, जो कि बॉन्ड पेयर है। तो अब देखिए 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d2 ज्योमेट्री हो जाएगी। और sp3d2 ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है ना। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने क्या करे, सॉल्व करे, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपके लिए होमवर्क है, और मैंने आपको 4 क्वेश्चंस भी होमवर्क के लिए दिए थे, तो आपने उसे सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XCOF4। इसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है। ऑप्शन नंबर 1 है 0, ऑप्शन नंबर 2 है 1, ऑप्शन नंबर C जो है वो है 2, और D है 3। तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन होमवर्क को दिए हैं वो आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं, अच्छे से ड्रॉ करने हैं। होप सो आपको ये जो हाइब्रिडाइजेशन का, जहाँ पर आपको सेंट्रल एटम दे रखा था, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।